आज हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ को हम लोगों ने अपने कॉलेज में एज ए स्टूडेंट भी पढ़ा है और उसके अलावा एक कॉमन मैन के तरीके से अगर हम सोचें तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने अक्सर सुना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुनते ही एज अ कॉमन मैन हमारे माइंड में क्या आता है? बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, बड़ी-बड़ी कंपनीज, उनके बीच में डीलिंग्स और उन डीलिंग्स के लिए हेक्टिक पेपर वर्क। लेकिन एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग इतना ही नहीं है। अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट जितनी भी हम ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि जहां भी हम किसी भी तरीके का लेन देन करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्चुअल एक्टिविटीज ही होती है। फॉर एग्जांपल, हम अगर अपनी डे टू डे नीड्स के लिए ग्रोसरी आइटम परचेज करने जाते हैं किसी भी शॉप पर, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम अगर एक पिज्जा की डिलीवरी के लिए भी अगर हम कॉल करते हैं तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम अगर ऑनलाइन किसी आइटम को परचेज करने के लिए या कोई भी सामान परचेज करने के लिए हम जो ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत छोटी सी चीज, अगर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस को भी यूज करते हैं या कोई भी कन्वेंस को यूज करते हैं, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि हम अपने किसी फ्रेंड को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर हम अपने किसी भी फ्रेंड से या किसी भी अपने रिलेटिव से या किसी फैमिली मेंबर से हम अगर कोई प्रॉमिस करते हैं कुछ गिफ्ट करने के लिए और ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं और उस मैच का रिजल्ट क्या होगा इसको प्रिडिक्ट करते हुए हम कोई बैट लगाते हैं, यानी कि कोई शर्त लगाते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एज अ स्टूडेंट हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर मेरा विश्वास है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की अगर आपको अच्छी समझ है, तो बेसिक्स ऑफ लॉ आप 25% आपका इस कॉन्ट्रैक्ट में ही कवर हो जाता है। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी लॉ को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर चाहे वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो। अब आपको लग रहा होगा कि क्रिमिनल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट का कहाँ यूज होता है, तो बता दूं कि क्रिमिनल लॉ में जितने भी क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो इस तरह के जो क्राइम्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर चीटिंग, इस तरह के जो भी क्राइम्स है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। क्योंकि इस तरह के क्राइम्स में जो इंग्रेडिएंट ऑफ दैट क्राइम है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉज की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमन, यानी कि जिसमें मॉलेस्टेशन से लेके रेप के केसेस होते हैं, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इन सारे ही केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इंग्रेडिएंट है तो वो होता है कंसेंट। और कंसेंट को पूरे आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। और कंसेंट को अगर कहीं डिफाइन किया गया है, यानी कि फ्री कंसेंट को स्पेशली अगर कहीं डिफाइन किया गया है, तो वो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो इस लिहाज से भी हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और सिर्फ इस वीडियो में नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस हम चलाएंगे जिसमें कि हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को हम डिस्कस करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सारे सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद अब हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ हमने दोनों तरीके के एग्जांपल्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इन दोनों ही एग्जांपल्स को देखने के बाद हमारे माइंड में एक ऑब्वियस क्वेश्चन अराइज होता है या एक डाउट अराइज होता है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही सिंपल मीनिंग समझें तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। अब ये लाइन सुनने के बाद अगेन हमारे दिमाग में एक डाउट आता है, वो क्या? क्योंकि अभी तक हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों को सिनोनिमस समझते आए थे, यानी कि दोनों ही टर्म्स का मीनिंग हम सेम समझते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट कहा जाएगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यहां पर थोड़ा सा जल्दबाजी करने से मैं रुकना होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो। तो अगेन एक कंफ्यूजन कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है तो इसका वाइस वर्सा, यानी कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता है कि एग्रीमेंट तो हम लोग एक म्यूचुअल कंसेंट से किसी भी तरीका का एक एग्रीमेंट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट एक लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट भी हो। यानी कि उस एग्रीमेंट के नॉन परफॉर्मेंस के केस में हम एक लीगल सूट फाइल कर सके, यानी कि एक लीगल रेमेडी सीख कर सके। ऐसा जरूरी नहीं है हर तरीके के एग्रीमेंट में। तो यानी कि सिर्फ वो एग्रीमेंट
जो लीगली एनफोर्सेबल हैं, यानी कि जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, सिर्फ वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। यानी कि जिन एग्रीमेंट्स के नॉन परफॉर्मेंस के केस में हम उनके परफॉर्मेंस को कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में, सिर्फ इसी तरीके के एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तब हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आ रहे होंगे। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर मान के चलिए कि आप मार्केट जाते हैं या किसी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर आप शॉपिंग करते हैं और किसी आइटम को आप परचेज करने के लिए डिमांड करते हैं, और वो शॉपकीपर या वो पोर्टल आपको एक प्राइस बताता है। वो प्राइस आप पे करने के लिए अग्री हो जाते हैं, इवन वो प्राइस आप पे भी कर देते हैं, या आपने कैश ऑन डिलीवरी में अगर किसी आइटम को बुक किया है या परचेज किया है, तो वो आइटम जैसे ही आपको डिलीवर होता है आप उसका प्राइस पे करते हैं और वो आइटम आपका हो जाता है। यानी कि ये हुआ एक लीगली वैलिड एग्रीमेंट, यानी कि ये बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट। और अब ये लीगली वैलिड क्यों है? क्योंकि मान के चलिए, अब इसमें हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि मान के चलिए कि आपने कोई आइटम बुक किया किसी शॉप से या किसी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से, जिसके लिए आपने पे कर दिया या बाद में पे करने के लिए बोला, और वो आइटम एग्जैक्टली वैसा आपको डिलीवर नहीं किया गया, या फिर वो एग्रीमेंट परफॉर्म करने से वो शॉपिंग पोर्टल या वो शॉपकीपर पीछे हट जाता है, यानी कि वो मना कर देता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आपके पास एक रेमेडी है कि आप उस शॉपकीपर को या शॉपिंग वेबसाइट को आप कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू कर सकते हैं, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए आप लीगल रेमेडी को सीक कर सकते हैं। यानी कि यहां पर एक लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्रिएट होती है अगेंस्ट दैट पोर्टल या अगेंस्ट दैट शॉपकीपर, यानी कि सेकंड पार्टी के अगेंस्ट में एक लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्रिएट होती है। तो इसलिए ये होगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इसका एक बहुत ही लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि क्या हुआ था कि एक शॉपिंग वेबसाइट पर एक एयर कंडीशनर, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी का एयर कंडीशनर था, उसका गलती से प्राइस कोट हो गया था 5900, जबकि उसका एक्चुअल प्राइस था 95,000 रुपीज। लेकिन एक्चुअली क्या किया कि उस शॉपिंग वेबसाइट ने गलती से उसका प्राइस 5900 कोट कर दिया, और ये देखते ही कई सारे लोगों ने, कई हजार लोगों ने 1 घंटे के अंदर ही उसकी बल्क में बुकिंग कर दी। तो उस शॉपिंग वेबसाइट को वो एयर कंडीशनर इतने कम प्राइस में, यानी कि 95,000 की जगह 5900 रुपीज में डिलीवर करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये एक लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, भले ही इसमें मिस्टेक था, एक क्लरिकल मिस्टेक था फ्रॉम द साइड ऑफ दैट कंपनी, लेकिन इसके बावजूद उनको ये एग्रीमेंट को परफॉर्म करना पड़ा, क्योंकि ये एक लीगली वैलिड एग्रीमेंट था, इसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी थी, एक लीगल इंटेंशन था। अगर वो सोचिए कि उससे पीछे हट जाते तो हजारों कंज्यूमर इसके अगेंस्ट में कोर्ट चले जाते और तब उनको उसके लिए पेनल्टी भी पे करना पड़ता। यानी कि बिकॉज ऑफ मिस्टेक भी ये एक लीगली वैलिड एग्रीमेंट होने की वजह से ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना, और जिसको उस कंपनी को परफॉर्म भी करना पड़ा। लेकिन वहीं अब आप दूसरी साइड जाइए, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट देखिए कि मान के चलिए कि आप किसी भी पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी ऐसे काम के लिए, सपोज कीजिए कि चोरी का माल खरीदने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसके बदले आप उसको कंसिडरेशन अमाउंट जो उसने मांगा आपने पे भी कर दिया। तो क्या उसके बाद अगर वो आइटम आपको डिलीवर करने से मना कर देता है, तो क्या आप उसको कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। चोरी का माल खरीदना या चोरी का माल रखना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई आपको ये प्रॉमिस करे कि यूपीपीसीएस जे का जो पेपर है वो आपको एडवांस में लीक करके कुछ अमाउंट में दे देगा, और वो अमाउंट आप पे भी कर देते हैं, तो क्या आप इसके लिए, अगर वो पलट जाता है, तो क्या आप इसके लिए उसको कोर्ट में स्यू कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीगली वैलिड नहीं है, ये लीगली परमिसिबल नहीं है, बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो इसके लिए आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू नहीं कर सकते। तो यानी कि इन दोनों तरीके की कंडीशंस में ये दोनों ही एग्रीमेंट्स क्या है, ये दोनों ही एग्रीमेंट्स लीगली एनफोर्सिबल ना होने की वजह से ये एग्रीमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। उसके अलावा जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, सिंपल एग्जांपल कि मान के चलिए इंडिया पाकिस्तान के मैच में किसी पर्टिकुलर बॉल का रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हुए या उस मैच का रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हुए आप अपने दोस्त से कोई शर्त लगा लेते हैं,
और उसके बाद शर्त हारने के बावजूद वो दोस्त आप उस शर्त को पूरा नहीं करता, यानी कि अगर 1000 रुपए की शर्त लगी थी और वो आपको 1000 रुपए पे नहीं करता, तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर किसी तरीके का कोई लीगल इंटेंशन नहीं था इसके पीछे। उसके अलावा आपने अपने भाई को या अपने बेटे को, किसी भी फैमिली मेंबर को एक प्रॉमिस किया कि वो अगर अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उसको कोई आईफोन या कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे, और आप ऐसा नहीं करते, तो क्या वो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन आपने ऐसा किया, इसके पीछे कोई लीगल इंटेंशन नहीं था। तो इसलिए ये भी एक लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि वो इसको कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकता। तो इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं या जितने भी प्रोमिसेस हैं, उनको लीगली एनफोर्सिबल ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। बल्कि मैं अगर और टेक्निकल यानी कि और डेप्थ में जाकर आपको बताऊं, तो ये दो जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए, यानी कि जो एक शर्त लगाने वाला या फिर किसी को अपने फैमिली मेंबर को नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से कोई एक प्रीशियस आइटम गिफ्ट करने वाला, इन दोनों ही एग्जांपल्स को हम देखें अगर, तो ये दोनों एग्रीमेंट भी नहीं है, ये सिंपली एक प्रॉमिस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही केसेस में किसी तरह का कोई कंसीडरेशन नहीं है। यानी कि आप अगर किसी को प्रॉमिस ये कर रहे हैं कि आप उसको कोई गिफ्ट देंगे किसी एक अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से, तो यहाँ किसी तरह का कोई कंसीडरेशन नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ ये एक प्रॉमिस है, ये अग्रीमेंट की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। तो खैर, अब व्हाट इज प्रॉमिस, ये एक नया हमारे लिए डाउट क्रिएट हो गया। अभी तो हमने अग्रीमेंट को समझा और अब ये एक नया टर्म हमारे सामने अराइज हुआ, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या है, अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और उसके अलावा कैसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, उसमें क्या क्या लीगल लाइबिलिटीज होती हैं दोनों पार्टीज की, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही प्रिसाइज टर्म्स में डिफाइन की गई है। यानी कि ये सारे प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है। तो अब इन सारे प्रोविजंस को हम अपने इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट फीचर्स ऑफ दैट एक्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस एक्ट के एप्लीकेबिलिटी की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट अब ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में ये प्रभावशाली है। क्योंकि पहले ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में प्रभावशाली नहीं था, यानी कि वहां अप्लाई नहीं होता था। लेकिन जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2019 में आर्टिकल 370 के रिपील होने के बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के प्रभाव में आने की वजह से अब ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रभावशाली है, यानी कि वहां भी ये अप्लाई होता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी एनफोर्समेंट डेट के बारे में, यानी कि कब ये एक्ट अस्तित्व में आया था। तो ये एक्ट 1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया था, यानी कि इस डेट को ये एक्ट एनफोर्स हुआ था। अब उसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो इस एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स थे इनिशियली, और उसके अलावा इसमें बाद में 2 चैप्टर्स को रिपील कर दिया गया। तो अब इसमें टोटल चैप्टर्स जो प्रेजेंट में है वो है टोटल 9, और उसके अलावा प्रेजेंट में इस एक्ट में टोटल 181 सेक्शंस हैं, जबकि इससे पहले टोटल 266 सेक्शंस हुआ करते थे। जैसे कि हमने अभी बात की कि 2 चैप्टर्स को इससे रिपील कर दिया गया, तो उन चैप्टर्स को रिपील करने के बाद अब इसमें प्रेजेंटली 181 सेक्शंस होते हैं। तो इन सभी सेक्शंस को हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर्स की, तो सारे चैप्टर्स की। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है प्रिलिमिनरी, लेकिन उसको चैप्टर नंबर 1 नहीं माना गया, उसको सिर्फ प्रिलिमिनरी यहाँ डिक्लेयर किया गया है, जिसमें सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 यानी कि 2 सेक्शंस हैं ओनली, और सेक्शन 2 में इस एक्ट में जो भी टर्म्स यूज हुए हैं उनको डिफाइन किया गया है, यानी कि वो एक डेफिनेशन क्लाउज है, वो एक डेफिनेशन सेक्शंस है। उसके बाद में टोटल जो चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1, जिसमें आते हैं सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक, जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन की बात की गई है। यानी कि कोई भी ऑफर या प्रपोजल दिया जाएगा तो उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, और अगर उसमें कंसेंट देने के बाद उसको रिवोक किया जाएगा तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 3 से लेकर 9 तक, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में टोटल सेक्शन है सेक्शन 10 से लेकर 30 तक, यानी कि टोटल 20 सेक्शंस हैं, जिसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड एग्रीमेंट्स को बताया गया है।
चैप्टर थर्ड में 30 सेक्शन 31 से लेकर 36 तक है और जिसमें कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी कंडीशन पर बेस होते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 में सेक्शन 37 से सेक्शन 67 तक को डिफाइन किया गया है, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे किया जाएगा, उसके प्रोविजंस को यहाँ डिटेल में डिस्कस किया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 को बताया गया है। इसमें क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको हम जब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6, जिसमें सेक्शन 73 से लेकर 75 तक मेंशन किया गया है। इसमें है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है, यानी कि अगर उसको परफॉर्म नहीं किया जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और कौन इनको बेयर करेगा, इनके बारे में इन 3 सेक्शंस में बताया गया है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 7, जिसमें 76 से लेके 123 तक सेक्शंस थे, लेकिन इस चैप्टर को रिपील कर दिया गया है। इसमें सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कुछ सेक्शंस थे, जिसको लेकर अब हम सभी को पता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग से एक एक्ट है, इसलिए इन सारे सेक्शंस को यहां से रिपील कर दिया गया है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8, जिसमें सेक्शन 124 से 147 तक को डिफाइन किया गया है, जिसमें इंडेमनिटी और गारंटी को डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9, जिसमें सेक्शन 148 से 181 को डिस्कस किया गया है, जिसमें बेलमेंट के प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है। बेलमेंट को अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, इसके बारे में भी जब हम बेलमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। और उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10, जिसमें सेक्शन 182 से लेकर 238 तक को डिफाइन किया गया है। इसमें एजेंसी को डिफाइन किया गया है, एजेंसी से रिलेटेड, यानी कि एजेंट और मास्टर के जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे एक एजेंसी क्रिएट होती है और उसके कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है, इन सारे प्रोविजंस को इसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 11, जिसमें सेक्शन 239 से 266 थे, और इसको अब रिपील कर दिया गया है इस पूरे चैप्टर को, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस थे। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है, इसलिए इन सारे प्रोविजंस को यहां से हटा दिया गया है। तो इस तरीके से प्रेजेंटली इस एक्ट में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और टोटल 181 सेक्शंस हैं। तो अब इन सारे 181 सेक्शंस को, यानी कि 9 चैप्टर्स को, हम अपने आगे आने वाले वीडियो सीरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो प्लीज हमारे इस कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेरीज एंड डाउट्स, यानी कि हम यहाँ पर कोई एक लेक्चर नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन को और भी ज्यादा हेल्दी और फ्रूटफुल बनाने के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज करें, ज्यादा से ज्यादा डाउट रेज करें, या कोई सजेशन है, हेल्दी सजेशन, तो प्लीज वो भी कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।